जेईई ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, एक फेज़ है जो किसी को बना देता है तो किसी को तोड़ देता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे आईआईटीएन जिन्होंने क्लास 12th में स्ट्रगल देखा, फिर कमबैक करके आईआईटी खड़गपुर तक पहुंचे। तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें प्रेशर है, डिप्रेशन है और वो सारे ट्रूथ्स हैं जिनके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते। वेलकम टू एनआर इनसाइट्स इनसाइड जेई माइंड्स। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आईआईटीएंस को बुलाते हैं और पूछते हैं उनके बारे में कि उनकी क्लास 11th 12th जेई प्रिपरेशन कैसी रही। तो अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं या आपको आईआईटीज़ के बारे में और जानना है तो आप ये पॉडकास्ट को कम्प्लीटली एंड तक देखना, इससे आपको आईआईटीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। टुडे वी आर गोइंग डीप रो एंड रियल। हेलो, वेलकम भैया, कार्तिक भैया, वेलकम टू द हेलो। पॉडकास्ट। तो कैसे चल रही है करंटली वहाँ पर आईआईटी में आपकी लाइफ? चल तो बढ़िया ही रही है। कैसे मतलब आपने आईआईटी के बारे में सोचा कि आपको आईआईटी में जाना है, जेई करना है? तो जैसे कि मैं 10th में था तो मेरा 10th का बोर्ड कैंसिल हो गया था। तो उसके वजह से मैंने मतलब ऑनलाइन देखना चालू किया था पढ़ाई के लिए। तो पापा दिला दिए थे एक ऑनलाइन कोर्स 11th के लिए। 10th का बोर्ड कैंसिल होने के बाद तुरंत दिला दिए 11th का कोर्स। और तब कोरोना चल रहा था, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन होती थी। तो मैं वही ऑनलाइन कोर्स करता रहता था। और जो कोर्स लिया था तो 2 महीने बाद पता चला कि जेई के लिए पढ़ा रहे हैं। तो फिर उससे पता चला कि जेई क्या होता है, टे क्या होता है। तो फिर पढ़ना चालू कर दिया, अच्छे से पढ़ता था। और स्कूल का तो लोड रहता ही था बगल में कि उसकी भी क्लासेस करनी पड़ती थी, अटेंडेंस रहता था उसमें भी। फिर जब आईआईटी के बारे में पढ़ा तो उसके बाद उस पर रिसर्च किया यूट्यूब पे कि क्या होता है, क्या फ़ायदा है। फिर पढ़ने लग गया, उसके लिए तैयारी करने लग गया। 1 साल तक किया, फिर जिस कोचिंग से पढ़ रहा था वो कोचिंग ने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो 12th में मैंने क्या किया, 12th में फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना चालू किया, अन अकेडमी के जो लेक्चर्स हैं। बस फिर और साथ में बोर्ड्स की भी तैयारी करता ही रहा। तो और मतलब हो गया, क्लास मतलब 11, 12th में तो नहीं हुआ, ड्रॉप ईयर लेना पड़ा। तो मतलब आपने क्लास 11th में ऑनलाइन कोचिंग हम्म। ज्वाइन की थी, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी क्लास 11th में? हाँ। तो जैसे 11th में अगर बच्चा आता है तो नॉर्मली बच्चा इतना जैसे उस टाइम तो जोश होता है करने का। तो आपने मतलब क्लास 11th में कितने सीरियस से आपने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी जेई की? मैं तो बस मतलब देखो, मेरे सीरियस तो था नहीं, मैं बस लेक्चर सारे देख लेता था। लेक्चर में जितने क्वेश्चंस पढ़ाते थे वही करता था। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वो ले रखा था, पीवाईक्यू बुक। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पीवाईक्यू बुक आती है। तो बस पीवाईक्यू करता था, कोई मेरे पास मटेरियल नहीं था, डीपीपी शीट नहीं थी, मॉड्यूल भी नहीं था, बस पीवाईक्यू बुक था, वही क्वेश्चन करता था। और ज़्यादा कुछ तो सीरियसली नहीं पढ़ता था, इसलिए क्योंकि स्कूल भी रहता था, स्कूल भी जाना पड़ता था मुझको। तो आप रेगुलर मैं स्कूलिंग के हाफ, साथ, रेगुलर हाँ स्कूलिंग के रेगुलर साथ स्कूलिंग था। तो मैंने जो है 11th में। 11th में मैंने जो था मतलब रेगुलर स्कूलिंग के साथ आपने मतलब जेई प्रिपरेशन करी, तो 11th और 12th में आप स्कूल गए हो मतलब बेसिकली। तो कैसे कोई हाँ। प्रॉब्लम आपने फेस करी है? जैसे रेगुलर स्कूलिंग में बच्चे के पास टाइम बहुत कम रहता है। हाँ टाइम तो कम रहता है, पर मेरे पे शुरू पे टाइम ज़्यादा था। जब शुरू के 6 महीने 11th मेरा ऑनलाइन था क्योंकि कोरोना चल रहा था। उसके बाद 6 महीने जब स्कूल चालू हुए, ऑफलाइन जाना पड़ता था, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि सुबह 2 बजे तक तो क्लासेस रहती थी स्कूल की। आते थे, थकते थे, सब लोग थक जाते थे। 3 बजे से पढ़ना चालू करते थे, रात में पढ़ता था। और फिर अगले दिन वापस सुबह क्लासेस, तो कभी कभी क्लासेस फिर छोड़ने लग गया स्कूल की। और घर बैठ के तैयारी करता था, संडे को मेनली सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता था फिर। तो आप मतलब क्या कुछ आपने 11th में क्या कोचिंग ज्वाइन की थी? मेरे 11th में ज्वाइन की थी सरदाना ट्यूटोरियल्स करके कोचिंग है, एक देवास मध्य प्रदेश में। उन लोगों का ऐप को ये स्टडी अड्डा करके, तो उसी पे पढ़ाते थे। 11th का तो पूरा पढ़ा दिया था, 12th का मुझको मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो 12th के लिए मैंने अन अकेडमी ऑनलाइन ज्वाइन किया था यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब वाला, बस वही से तैयारी किया था। यूट्यूब से? तो मतलब फिर आपने ड्रॉप ईयर आप में आपने कहा कि आपने ड्रॉप ईयर लेके अपने आईआईटी में गए। हम्म। तो ड्रॉ मतलब क्या कुछ रहा कि आपकी 11th और 12th में कैसी जर्नी रही जेई की, और फिर ड्रॉप ईयर में क्या मतलब आपको चेंजेस दिखे? 11th, देखो एक चीज़ तो कॉमन थी कि 11th और 12th में मैंने बीच में दोनों, 12th और ड्रॉप ईयर में मैंने दोनों टाइम बीच में तैयारी छोड़ दी थी। मतलब दोनों बार एडवांस के एक महीना पहले तैयारी करना छोड़ दिया था। क्योंकि मैं
बर्नआउट हो गया था, तुम बोल सकते हो। और मेन था कि जब 11th 12th मैंने पढ़ा तो ड्रॉप ईयर में आसानी इसलिए रही क्योंकि वही चीज़ पढ़ना था वापस। तो ड्रॉप ईयर में वो कवर हो गया था, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया था मेरा। और ड्रॉप ईयर में ऐसी एक चीज़ की थी जो 12th में नहीं की थी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं सबसे ज़्यादा किया था ड्रॉप ईयर में। 12th में तो मैं ज़्यादा लेक्चर पे ध्यान देता था, ड्रॉप ईयर में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। 12th में मतलब क्या आपकी परसेंटाइल रही थी जेई मेंस और एडवांस की 12th के जेई साथ? मीन्स वंस में जे मीन्स में मेरी थी ओवरऑल परसेंटाइल 98.49। और ड्रॉप ईयर में भी उसी के आसपास थी, 98.79 थी। तो मतलब जेई मेंस में आपकी 98 परसेंटाइल थी, उसके बाद आपने एडवांस दिया था क्लास 12th के साथ? हाँ, तो एडवांस में क्या रैंक रही थी आपकी? एडवांस में थी कुछ 23,000। ओके। तो मतलब अगर आपके जैसे आपके केस देखे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि 98 परसेंटाइल पे आपको मतलब और आप एनआईटीज ट्रिपल आईटीज की तरफ नहीं गए? हाँ, मतलब मिल रहा था मुझको एनआईटीज में, टायर टू एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। मेरे फिर पापा के दोस्त है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि ले लेना चाहिए। और बता रहे थे कि मतलब कि क्या नहीं मिलेगा अगर तुम एनआईटी में रहोगे आईआईटी के अलावा, मतलब बोले कि ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है और उतने मज़े नहीं कर पाओगे जितना आईआईटी में करोगे। क्योंकि यही अगर सब हम सोच जैसे के मैंने फिर ड्रॉप लिया था। अगर आपके मतलब ये देखें तो काफ़ी बच्चों को यही बात लगेगी कि एक तरीके से मतलब आपने एक रिस्क लिया दोबारा ड्रॉप ईयर करने का, क्योंकि 98 पॉइंट आपने समथिंग परसेंटाइल में, इसमें भी आपको बहुत अच्छे कॉलेज जैसे आपने कहा कि सीएस मिल जाती है। तो मतलब आपने हम्म। एनआईटी छोड़ के आईआईटी की तरफ दोबारा आपने एक साल और मतलब अपना लगाया उसकी तरफ। तो मतलब ऐसा क्या था कि जो आपको एनआईटी सीएससी ट्रिपल आईटी सीएससी में आपको मतलब आईआईटी में ज़्यादा आपको उससे लगा? मतलब मुझको तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं पहले से सोच के रखा था मुझको आईआईटी जाना है। एनआईटी का मैं सोचा भी नहीं था। और भैया भी आईआईटी दिल्ली से थे, मेन तो ये रीज़न था कि इसलिए आईआईटी जाना है। तो वो मतलब आपकी एक इंस्पिरेशन रही कि जैसे वो गए आईआईटी में हम्म। आपको भी जाना। हाँ, और उसके बाद ड्रॉप ईयर के बाद आपकी जेई मेंस एंड एडवांस रैंक क्या थी? ड्रॉप ईयर में मेरी जेई मेंस रैंक थी 20,000 और एडवांस में रैंक थी 7,800 के अराउंड। और उसके बाद आपने आईआईटी खड़गपुर में कौन सी ब्रांच आपने परस्यू की? मैंने आईआईटी खड़गपुर में माइनिंग ब्रांच ली। ओके। तो मतलब कुछ अपनी कॉमन जो आप वो बता सकते हैं क्या आपकी डिफिकल्टी फेस करी आपने 11th में, जैसे कि बच्चे जो डिफिकल्टी फेस हम्म। करते हैं उसको आपने कैसे टैकल किया? जैसे फॉर एग्जांपल आपका 11th में बैकलॉग बना था? बैकलॉग बहुत बना था। 11th में आपका मतलब बैकलॉग फिर 11th के साथ जैसे पैरेलल फिर 12th स्टार्ट हो जाती है, तो क्या मतलब आपने कैसे बैकलॉग कवर किया? बैकलॉग के लिए वही समर वेकेशन मिलता था तो स्कूल से, तो उसी में पूरा पढ़ डाला था 11th का। 11th में मतलब कुछ टॉपिक्स थे, कुछ मतलब पूरा नहीं था, कुछ कुछ चैप्टर छूटे थे, कुछ कुछ सब्जेक्ट से। तो मेनली पहले वो खत्म करता था, फिर 12th का लेक्चर उसके बाद देखना चालू किया था। यूट्यूब से ही पढ़ना था तो अपने पेज पे पढ़ सकता था मैं। सो आपने 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल पे ड्रॉप ईयर का डिसीजन लिया, घर वालों का रिएक्शन कैसा था मतलब? घर वाले तो ठीक ही बोले, हाँ पापा तो पहले ही से बोले थे तुमको ड्रॉप लेना है तो ले लो। मैं बोला जैसे मेरे, मैं तो मतलब रिजल्ट आने के पहले ही ड्रॉप की तैयारी करना चालू कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब पहले जे एडवांस होता है फिर उसके बाद हम लोग को आंसर शीट मिलती है। जब आंसर शीट मिलती है तो मैं अपना आंसर चेक कर रहा था यूट्यूब से, अन अकेडमी से ही कि मेरे नंबर कितने बन रहे थे। तो मेरे अराउंड 90 नंबर बन रहे थे और उतने ही आए भी थे, मतलब 90 नंबर बन गए। तो मैं जैसे क्रॉस चेक किया नंबर मेरे कितने हैं 90, तो पापा को बता दी मुझको ड्रॉप लेना है भले कुछ भी रैंक आए। फिर जब रैंक आती है कुछ दिन बाद, तो तब तो कंफर्म था कि ड्रॉप ही लेना है। आईआईटी उस टाइम भी मिल ही रहा था मुझको 12th के साथ। आईआईटी धनबाद में कोई माइनिंग के अलावा कोई ब्रांच मिल रही थी। तो फिर और आपने मतलब कुछ ड्रॉपर्स का ये मतलब ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या मतलब आपने ड्रॉप में ऐसा क्या किया, क्या आपने मतलब नई अपनी अप्लाई की जो कि स्ट्रेटजी वगैरह जिससे मतलब आपको इजी रहा है आईआईटी में आपने
फिर आईआईटी खड़गपुर में? पढ़ाई तो मैंने सेम ही की थी, पर मेनली मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था इस बार। मतलब जैसे कि एडवांस के लिए मैंने लास्ट के 2 महीने पहले एडवांस के, तो मैंने एडवांस के लिए स्पेसिफिकली एडवांस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू किए। वो मेरे कोचिंग वाले देते थे बता के कि ये एडवांस के लिए ही है, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, बस बस वही करता रहता था। तो अब थ्योरी तो हो चुकी थी। उसके बाद मतलब आपका जैसे रिजल्ट आया 7000 रैंक आई आईआईटी खड़गपुर में, क्या मतलब उस टाइम फील कैसा हुआ था, कैसा उस टाइम रिएक्शन था मतलब एक्चुअली आपका? बोलूँ तो उसके रिजल्ट आने के पहले ही पता था कि हो जाएगा मेरा। मैं तो मतलब जैसे कि बताया था कि वो लोग आंसर शीट दे देते हैं हम लोग का, तो मैंने नंबर गिना, मेरा अराउंड 149 नंबर आ रहा था। फिर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जब मुझको पता चला मेरा 149 नंबर आ रहा है, तो मैं तो पहले ही खुश हो गया था उस दिन ही कि मेरा आईआईटी हो गया है। फिर रिजल्ट आता है तो उस दिन 155 नंबर निकलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बोनस मिल गए थे उसके वजह से। और रैंक का तो मैं अराउंड 5000 एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर 2023 के हिसाब से, पर आया वही अराउंड 7000। तो इतना पता था कि 5000 आ सकता है, पर आया 7000, तो इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बड़ा खुशी थी और कुछ नहीं। और जोसा काउंसलिंग कैसा रहा मतलब आपका, आपने क्या कुछ आईआईटी दिल्ली वगैरह भी आपको मिल रहा था? जोसा काउंसलिंग की प्रोसेस एक बार मतलब बता देते नहीं मतलब मुझे आईआईटी बॉम्बे में बीएस डिग्री मिली थी केमिस्ट्री में। तो मैंने पहले अपने भैया से पूछा कि क्या लेना चाहिए, तो बोले कि मतलब कोई भी कॉलेज ले लो, बस बीटेक लो और टॉप 5 आईआईटी में जाओ। सो कौन से राउंड में बस वो आपका तो एक्चुअली मतलब, मना भी कर रहे थे खड़गपुर जाने के लिए। खड़गपुर में कौन सा राउंड में आपको मिली माइनिंग ब्रांच? मुझको तो मॉक राउंड से ही खड़गपुर माइनिंग मिल रही थी। आप जैसे रिजल्ट आपका आया उसके बाद आप आईआईटी खड़गपुर गए, तो खड़गपुर में पहुंच के मतलब आपको कैसे, क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहा, क्या कुछ आपको मतलब वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ था, तो वो अपना बताइए। हम लोग पहुंचे, जैसे स्टेशन के बाहर उतरे जस्ट सामने कैंपस था। मतलब आईआईटी के जस्ट बगल में ही कैंपस है, हिजली कैंपस, तो वहीं पर हम लोग उतरे थे। और जैसे ही बाहर आए तो सीन कोई वहाँ से जा रहा है तो पूछते कौन से हॉस्टल जाना है, तो वो बताता है एलबीएस जाना है फर्स्ट ईयर्स वालों को। तो हम लोग ऑटो पकड़ के जाते सीधा है, तो पूरा वो राउंड घुमा के लेके जाता है, मेन बिल्डिंग के सामने से लेके जाता है। और वहाँ पे मतलब होल्डिंग लगे हुए थे कि वेलकम फ्रेशर्स के लिए, मतलब बढ़िया था। और हॉल भी हम लोग का बहुत बड़ा था, लाल बहादुर शास्त्री हॉल। फर्स्ट ईयर में सबको वही मिलता है, सारे फर्स्ट ईयर्स का सेम हॉल रहता है। और कैंपस भी बहुत सुंदर था। और मतलब क्या आपने एक्सपेक्ट किया था आईआईटी में पहुंचने से पहले, और क्या मतलब आपको वहाँ कुछ दिखा, रियलिटी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या थी आपकी आईआईटी? एक्सपेक्टेशंस तो था कि मतलब कैंपस जा रहे हैं मेन मज़े करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई कर तो सभी कर चुके थे और पढ़ाई करके सब बोर हो चुके थे। और इतना मेन तो सब कैंपस लाइफ ही एक्सप्लोर करना था, जैसा सुना था ऑनलाइन यूट्यूब पे वैसे ही था। उससे बढ़िया ही था। आईआईटी रैगिंग हुई थी आपकी, मतलब रैगिंग में क्या कुछ रहा? रैगिंग तो नहीं होती है आईआईटी में। केजीपी में तो रैगिंग का कोई सीन ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में मतलब तुमको कोई सीनियर्स मतलब हैरेस भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता है। जैसे सेकेंड ईयर से थोड़ा लोड आता है। पहले के तो हमने केस सुने ही है, अब मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस हो गए इसके खिलाफ, रैगिंग के खिलाफ आईआईटीज में? हाँ, अगर कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट ईयर कंप्लेन कर देगा, तो सेकेंड ईयर जिस भी स्टूडेंट पे फर्स्ट ईयर ने एलिगेशंस लगाए हैं रैगिंग के, तो उसके ऊपर कमेटी बैठती है। तो कैंपस लाइफ आपकी कैसी रही मतलब, क्या कुछ जैसे आपने इतनी, जो कि बहुत मुश्किल से जैसे जेई प्रिपरेशन होती है हमारी, तो बहुत डिफिकल्ट जेई प्रिपरेशन करने के बाद क्या कुछ मतलब वर्थ इट रहा आईआईटी में, क्या कुछ आपने मतलब कैसे फ्रीडम, क्या आपने इंजॉय किया उसमें, तो वो बता सकते हो? हाँ, हाँ मतलब कैंप 11th 12th और ड्रॉप ईयर में मतलब 3 साल मैं घर ही पे बैठा रहा, ऑनलाइन तैयारी करता था, तो घर से ज़्यादा निकलता नहीं था। फिर जब कैंपस गया तो पूरी फ्रीडम मिल गई, घूमता रहता था इधर उधर बस। क्लासेस भी मतलब कभी कभी जाता था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं जाता था। पढ़ाई का क्या है वहाँ पे, मतलब तुम एक हफ्ता पहले पढ़ के पास हो सकते हो अच्छे से नंबर से। और बाकी सब टाइम तो हम लोग सोसाइटीज़ में टाइम निकल जाता है, सोसाइटीज़, हॉल मैनेजमेंट, जीसी खेलने में, स्पोर्ट्स, इधर उधर चीज़ें करने में, गेमिंग, बहुत बच्चे गेमिंग करते हैं बहुत।
बच्चे अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, उसी में टाइम निकलता है। पढ़ाई तो मतलब बस रेगुलर क्लासेस जाओ या फिर ना जाओ, मेन तो तुम्हारा पास होना है। प्रॉक्सी का क्या सीन रहता है आईआईटी में? कुछ कुछ प्रोफेसर चले, मान ले मतलब कुछ कुछ प्रोफेसर इतने स्ट्रिक्ट नहीं प्रॉक्सी के मामले में, पर कुछ कुछ रहते हैं। कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता है अटेंडेंस से। कुछ लोग मतलब अटेंडेंस को मतलब अटेंडेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। मतलब कभी कभी तो कुछ प्रोफेसर अटेंडेंस का मार्क्स रखते हैं। और फिर आपको वहाँ मतलब पीयर ग्रुप में क्या कुछ चेंज मतलब दिखा कि कैसा आईआईटी का पीयर ग्रुप रहता है? क्या कुछ मतलब हाँ आपके मतलब साथ में? बच्चे बहुत मचाऊ होते हैं। मतलब हम लोग कैंपस में एक मचाऊ वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे। मतलब मचाऊ का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा मचाऊ है तो वो मतलब सब चीज़ में बढ़िया कर रहा है। जैसे कि पढ़ाई में अगर मान लो कि उसका वो इंटर्न भी लगवा रहा है अपनी, फर्स्ट ईयर में भी बहुत लोगों की इंटर्न लग जाती है। वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते रहते हैं, स्किल्स बनाते रहते हैं साथ साथ में। मतलब क्लासेस के साथ ही हम लोग स्किल्स पे काम करते रहते हैं। तो सो पीयर इंटर्नशिप का ग्रुप क्या मतलब सीन है? बढ़िया ही रहता है। इंटर्नशिप का क्या सीन है मतलब इंटर्नशिप किस ईयर में क्या कुछ मतलब चाहिए होता है? इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती है थर्ड ईयर में। जैसे कि मैं अभी सेकेंड ईयर खत्म हुआ है, अभी जैसे ही कैंपस जाऊंगा तो उसके लिए इंटर्न के लिए कंपनीज आते रहती है। तो ऑन पूरा एक साल तक चलता है, दो राउंड में होता है, दो फेज चलता है। एक तो अभी जून जुलाई जुलाई अगस्त चलेगा, और एक दिसंबर के अराउंड चलता है। उस टाइम इंटर्न्स के लिए कंपनीज आती हैं और कैंपस में। और मतलब मिनिमम 15,000 to 40 लाख पर मंथ तक इंटर्न मिलती है। 50,000 to 40 लाख? मतलब एक बच्चा आईआईटी में रह के भी बहुत अच्छा मतलब अर्न कर सकता है ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ भी, और कॉलेज के बाद तो प्लेसमेंट्स का कहना ही क्या। तो मतलब हाँ। अपॉर्चुनिटीज आईआईटी में रह के बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है बच्चे के लिए। हम्म। सो अब एक ऐसा टॉपिक करते हैं मतलब जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आईआईटी में जाकर भी बच्चों के बीच में जो मतलब जैसे मेंटल स्टेट है, तो खुद तुमने खुद एक जैसे फेस फील किया होगा कि जब मेंटली लो थे, तो क्या कुछ मतलब वहां पर से आप टैकल क्या करते थे? कि जैसे एक बच्चा जेई की प्रिपरेशन करता है तो मॉक टेस्ट देता है कुछ, तो उसमें भी बच्चा कहीं ना कहीं कई बार ऐसे डिप्रेशन में चल जाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड होता है। क्या मतलब अपने लो फेज में कैसे मतलब आपने वो टैकल किया ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन। ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन? हाँ, जब मतलब मेरा मॉक टेस्ट में नंबर कम आता था तो मतलब अ, परेशान तो होता ही था, सब लोग होते हैं। उसके लिए फिर मैं क्या ही करता था। हाँ, वापस मेन पहले तो टेस्ट देखता था कि कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में गलती हुई है। फिर कौन से टॉपिक मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होता था दिक्कत। तो फिर उस पर वापस पढ़ता था, उसको देखता था, उसके कुछ क्वेश्चंस करता था। और जब मेनली पढ़ने का मन नहीं करता था तो मूवीज़ देखता था, क्योंकि मुझे मूवी देखना पसंद था। और मतलब मूड सही करने के लिए मूवी देख लेता था, और फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था। यही चलता रहता था। तो मतलब ऐसे बैलेंस वे में भी जेई की प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये हाँ। बताओ कि मतलब आपके में जैसे आपको ऐसे कोई प्रेशर नहीं था कि आपने सोचा होगा मतलब एक बच्चा होता है जेई का, उसके दिमाग में तो यही चलता रहता है कि मेरा आईआईटी होगा या नहीं होगा। ऐसे वो मतलब प्रिपरेशन करता है 100 बार, तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो आईआईटी होगा या नहीं होगा, क्या कुछ मतलब रिजल्ट रहेगा। तो ये आपने मतलब क्या क्या कुछ मतलब मैं मतलब इतना तो नहीं सोचता था इसके बारे में। मेरा ट्वेल्थ के साथ ही मेंस हो गया था, तो फिर पता था बैकअप में एनआईटी मिल ही जाएगा। इसीलिए फ्री माइंडेडली एडवांस की तैयारी किया था। हुआ नहीं हुआ था, फिर भी मतलब ड्रॉप लिए इसलिए लिया था क्योंकि ट्वेल्थ के साथ तो तैयारी नहीं अच्छी हो पाई थी। तो ड्रॉप ईयर में टाइम ज़्यादा मिलता है, मतलब टाइम ओवरऑल स्कूल नहीं जाना पड़ता है तो क्लासेस नहीं जाना पड़ता है। उसकी वजह से टाइम डेली मिल जाता था पढ़ने के लिए। 6 महीने में कोर्स खत्म हो गया, तो और पता चला कि क्या बोलते हैं उसको, टाइम ज़्यादा मिलता था तो हम लोग की तैयारी अच्छी, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करने को मिल जाते थे टाइम। और बेसिकली टेस्ट और ज़्यादा आप देना पड़ता था इस मतलब बार। बर्नआउट और डिप्रेशन कितना कॉमन है चाहिए स्टूडेंट्स में? क्या मतलब ये बर्नआउट बर्नआउट से? तो होते रहते थे। बर्नआउट तो होते रहते थे यार। मैंने मेरा मेंस के बाद रिजल्ट आया था, ट्वेल्थ के साथ हुआ था। मेंस के बाद रिजल्ट आया, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। मैंने 1 महीना मेंस के रिजल्ट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।
उस टाइम मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। मैं बोर्ड्स में भी मतलब एक दिन पहले पढ़ के चला जाता था बस, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था। घर वाले परेशान हो गए तो पढ़ता नहीं है ये। तो फिर मेंस के एक हफ्ता पहले प्रेशर बनता था तो पढ़ने बैठ जाता था। बोर्ड्स में कितने परसेंट आए फिर थे उसके बाद आपकी? पढ़ाई करते ही। बोर्ड्स में आए थे मेरे 90%। ओके। सो जैसे कि मतलब आपने भी सुना होगा, और जो कि हमें डेली न्यूज़ जैसे सुनने को मिली जाती है कि कहीं ना कहीं अब कोई बच्चा जिसका रिजल्ट बुरा आता है, उसने पूरे 2-3 साल अच्छे से मेहनत की होती है, फिर कुछ बच्चे उनमें से गलत डिसीजंस की तरफ चले जाते हैं, लाइक सुसाइड्स। क्या कुछ मतलब इसमें आपका क्या कमेंट है? मैं इसमें मतलब यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा बताया नहीं जाता है करियर के ऑप्शंस के बारे में। उन लोग बस यही बताते हैं जेई है, नीट है और यही सीए, इंजीनियरिंग, यही कुछ एग्ज़ाम्स बताते हैं। बाकी सब करियर पाथ तो बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन लगा के रखे कि ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जबकि सब बन नहीं सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे पास 12,000 से भी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी होती है। बट इसका क्या मेनली रीज़न है कि जो बच्चे इतने मतलब करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में, मतलब इंडिया में कितनी सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे में जा सकते हैं, बट फिर भी जब भी कभी बच्चा 10th के बाद जाता है तो उसको उसके सामने दो ही ऑप्शन आते हैं। मेनली इंजीनियरिंग बोल देते हैं उसके और उसके मतलब पेरेंट्स या कहें कि अपने एल्डर्स वही दिखाते हैं उनको कि इंजीनियरिंग है या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो, या अपना यूपीएससी से हम्म। आईएएस। तो यही मतलब करियर ऑप्शन मेनली इंजीनियरिंग और डॉक्टर क्यों इतना मतलब पॉपुलर है, और क्या रीज़न है कि उसको कैसे मतलब आगे ओवरकम किया जा सकता है, क्या कुछ मतलब ओपन करना चाहिए उसके लिए? इसके बारे में मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 10th के बाद स्कूल वाले ही हम लोग को मतलब तीन ही ऑप्शन देते हैं: कॉमर्स, आर्ट्स, बायो, और मैथ्स। तो इसके और बाकी सारे करियर्स के एक्सप्लोर करने के बारे में स्कूल में भी तो नहीं बताया जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत तो है ही। और उसमें पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी यही बोलते हैं कि इसको इंजीनियरिंग कराओ, मैथ्स कराओ, बायो लेके मेडिकल कराओ। उन लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं रहता, और हम लोग को तो 10th तो हमें बच्चे ही रहते हैं, तो उन लोगों को इतना पता नहीं रहता हम लोग को भी कि करियर ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। उम, तो हम जैसे कि हम कैंपस में जाके भी बहुत लोग इंजीनियरिंग नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग करते करते साथ में कंसल्टिंग में प्लेसमेंट लेते हैं, फाइनेंस में करते हैं, मैनेजमेंट में प्लेसमेंट लेते हैं, मतलब बाकी सारे फील्ड्स में भी निकल जाते हैं। कैंपस में यही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो कि स्कूल टाइम पे नहीं मिलता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे सीनियर्स ने, मतलब कैंप फाइनेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और भी बाकी नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में निकल जाते हैं वो लोग। और कुछ बच्चे को ऊपर मतलब जैसे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के लिए बने भी होते हैं, फिर भी उनके ऊपर इंजीनियरिंग थोपी जाती है। और जैसे कि हमें आज के डेट में बहुत सारे केसेस हम आईआईटीज में भी सुनते हैं कि एक के बाद एक दिन मतलब हर दिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि आईआईटीज में से न्यूज़ की आईआईटी में जाके भी बच्चे ने एडवांस क्लियर करके भी आईआईटी में पहुंच के भी बच्चे फिर गर्ल्स स्टेप की तरफ जाते हैं, सुसाइड की तरफ, या फिर कुछ भी ऐसे मतलब डिसीजन आईआईटी में जब सुनने को मिलते हैं। तो उसमें आपका उसके एज वजह आईआईटी से खड़गपुर में रहते हुए आपका मतलब क्या इसके बारे में सोचना है, आपने सुने भी होंगे। हम्म। मैं जानता हूँ इसके मतलब बहुत आईआईटी केजी में भी बहुत लोड रहता है हम लोग के ऊपर, कि मतलब क्लासेस जाओ। मेन क्राइटेरिया तो ये रहता है कि 75% अटेंडेंस रहता है। उसके वजह से एग्ज़ाम में बैठने में दिक्कत होती है। तो मतलब क्लासेस जाना पड़ता रहता है। और क्योंकि हम लोग बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो साथ में क्लासेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो क्लासेस छोड़नी पड़ जाती है, या फिर कभी फैमिली रीजन से घर जाना पड़ गया, या किसी और रीजन से, या फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। और भी बहुत रीजंस होते हैं। अब और जैसे अभी की बात लोड करें बहुत तो रहता है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि आईआईटी खड़गपुर में भी किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली। और वो न्यूज़ से 10 दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि आईआईटी खड़गपुर में ही किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली। आप आईआईटी खड़गपुर में ही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है और क्या कुछ इसके बारे में कमेंट करेंगे? अ, मतलब जब तक मुझे 2 साल हो गया है कैंपस में गए हुए, तो 2 साल में अराउंड 10 सुसाइड्स हो चुके हैं। तो मतलब वो भी सबका यही रीज़न, मतलब रीज़न तो सबका पता नहीं चल पाता है।
मेनली सब बोलते हैं कि ये एकेडमिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। और मेनली सुसाइड्स इस टाइम पे होते हैं कि मतलब बच्चे उस पर ध्यान भी ना दे पाए। सुसाइड्स मेनली जब हम लोग एग्जाम चालू होते हैं, मिड सेम्स या फिर एंड सेम्स, तो उसी टाइम पे ही हम लोग के वो चालू होते हैं, मतलब हम लोग के कैंपस में सुसाइड्स होते हैं। तो उसीलिए बच्चे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते इस सब पे, और ज़्यादा अथॉरिटीज भी ज़्यादा कुछ करती नहीं है। आईआईटी में रह के भी मतलब जो बच्चा कभी एक्सपेक्ट करता है कि आईआईटी में जाऊंगा वहां पर लाइफ अच्छी हो जाएगी, वहां पर आईआईटी में जाके वो मतलब बहुत मजे करेंगे, ये करेंगे वो एक करेंगे, रीज़न, हाँ, उसके बाद भी आईआईटी में जाके एक भी रीज़न बच्चों की। एक रीज़न ये भी रहता है कि मतलब अभी इंटर्न्स के लिए कंपनी आएंगी, तो बच्चों की इंटर्न नहीं लगती, तो वो लोग इसलिए भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी इंटर्न नहीं लग रही है। उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है क्योंकि हम लोग के दोस्तों की लग जाती है और हम लोग की नहीं लग रही होती है, तो बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील होता है। अब जैसे बात करें कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या कोई भी आईआईटी लो, जो इंडिया के मतलब टॉप कॉलेजेस भी है जहाँ पर कोई भी जैसे जेई एस्पिरेंट का है या और भी कोई भी बच्चा हमेशा ड्रीम करता है कि काश वो उस कॉलेज में पढ़े। उस कॉलेज में रह के भी मतलब अगर बच्चों को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, इतना गलत डिसीजन की तरफ बच्चे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कुछ रीज़न हो सकता है क्या? हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है? इसके लिए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे एक्सपेक्टेशन हटा दो कि टॉप के आईआईटी में गए हैं तो टॉप का पैकेज ही निकालेंगे। आईआईटीज में भी लोअर पैकेज आते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है कैंपस में जाके। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनकी 9+ ईजी रहती है, वो डेली पढ़ने वाले होते हैं, जिनको पता है कि हाँ उनको पढ़ाई करना है और टॉप का पैकेज निकालना है। तो बाकी जो बच्चे रहते हैं कि उनको बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे कि ओवरऑल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये सब हम लोग सोसाइटीज़ में रह के सीखते हैं। सोसाइटी में टाइम देना पड़ता है, जैसे कि फेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, फेस्ट इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ, तो उसमें इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। और जो भी पढ़ते हैं वो भी निकाल लेते ज़्यादा पैकेज, फिर भी नॉर्मली एवरेज 18-19 LP तक निकाल लेते हैं बच्चे। और उन लोगों पे प्रेशर बनाते रहते हैं कि तुम भी करो, तुम भी हाई पैके निकालो, तो उसके वजह से उन लोगों को पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, और लोड बना रहता है। सो अगर कोई जेई एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है और वो अपने मतलब अभी लोअर फेस में है, उसका बैकलॉग बन रखा है और मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है जेई का, तो उसका आप क्या मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर कि मतलब उसको क्या कुछ अभी करना चाहिए? कि अगर प्रेशर है तो उसको मैं तो बोलूँगा अगर किसी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो क्या दिक्कत आ रही है। मैं तो यही करता था, मैं बताता था कुछ भी दिक्कत होती तो घर पे बता देता था कि मुझको ये दिक्कत आ रही है, तो वो लोग ट्राई करते थे सॉल्व करने का। और अपना तबीयत खराब सही रखना, हेल्थ ख़राब ना हो, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब होती है तो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी आती है। और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए तो मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में जाता था, मुझको फिर दवाइयाँ लेनी पड़ गई थी। और अभी जैसे रिसेंटली की बात करें हम, तो आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, पूरे देश में पॉपुलर है कि एनटीए का मतलब इतना बड़ा फेलियर कि नीट 2026 अब उसको दोबारा मतलब एग्ज़ाम रद्द करके दोबारा हम्म। एग्ज़ाम कराने पड़ रहे हैं। तो एनटीए ने जो कि इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पूरे नेशनल लेवल पे काम करती है, हर ईयर उसको 300 to 400 करोड़ का बजट भी दिया जाता है। तो क्या रीज़न है कि मतलब जैसे 2024 में हमने सुना था, अब दोबारा 2026 में भी सुन रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, क्या मतलब ऐसी क्या कमी रह रही है कि इतने बड़े लेवल पे भी होके एनटीए ये सारे मतलब एक नीट का पेपर उसको कंडक्ट कराना होता है वो भी अच्छे से मतलब करा नहीं पा रहा? तो क्या कुछ मतलब एजुकेशन सिस्टम में कमी है इसमें? इसमें तो मैं बोलूँगा एनटीए की कमी है, क्योंकि जब मेंस होता था तो हम लोग के मेंस की हर शिफ्ट में जो भी पेपर होते थे उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर वो लोग जानबूझ के गलत देते थे। हो सके जानबूझ के गलत दे रहे हो, क्योंकि हम लोग को रिपोर्ट करने के लिए, क्वेश्चन के लिए हम लोग को मनी पे करना पड़ता था। तो उसी के चक्कर में हो सकता है वो लोग करते हो। कुछ रीज़न तो कुछ भी हो सकता है कि मैनुअल एरर, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, या फिर जानबूझ के भी कर सकते हो। पर ये तो पता ही है कि पेपर तो हर साल लीक होते थे, पता तो इसी साल चला है। और जैसे अब हम देखें तो
वहां पर मतलब बच्चे ने कहा कि पेपर जो हमारे वो टेलीग्राम पे भी सर्कुलेट हो रहे थे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं पेपर। मतलब एक इतना बड़ा लेवल का जो एंटी कंडक्टर आता है नीट, 22 to 23 lakhs बच्चों का इतना बड़ा पेपर है वो। उस पेपर को 28 लाख में, 10 लाख में, 50 हजार में बच्चे मतलब एग्जाम को खरीद पा रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें मतलब फेलियर रहा है एनटीए का, जो कि आपने रिसेंटली सुना होगा, तो क्या कुछ इस पे डिसीजन लेने चाहिए? यही होता होगा कि मतलब जहाँ पे एनटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उस वहाँ पे कुछ जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो लोग कुछ सेटिंग करा के रखे होंगे। वही लोग चीटिंग कराते होंगे कि तुम्हारा स्क्रीन किसी और के कंप्यूटर में दिखाएगा, वहाँ से आंसर वो भरेगा। वो तो तभी हो सकता है जब वहाँ का ऑपरेटर ही मिला हुआ हो। सो एज एन आईआईटीएन आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है और अच्छे मार्क्स से किया है, तभी आप आज आईआईटी खड़गपुर में हो। तो डू यू थिंक कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये मार्क्स की तरफ ज़्यादा स्लाइटली स्लाइटली नहीं मतलब मगर ज़्यादा ही टिल्ट है मार्क्स की तरफ, कि जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स रखते हैं हम उसको कैसे ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये टॉपर है और यही आगे जाके लाइफ में कुछ करेगा? तो आपका क्या इसके ऊपर कहना है कि मार्क्स इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं क्या रियल में? मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मतलब मैं तो बताऊँगा मार्क्स पे ज़्यादा टिल्ट तो कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, पर मैं तो बताऊँगा कि मैं तो 10th तक पढ़ता नहीं था इतना। मैं पढ़ाई करता ही नहीं था। एवरेज एक हफ्ते 1-2 दिन पहले पढ़ के पास होता था स्कूल टाइम पे भी। और 11th में मतलब पढ़ना चालू किया था अच्छे से। तो मैं तो बोलूँगा नहीं कि मतलब मार्क्स ज़्यादा आता है तो इंटेलिजेंस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि बिना मार्क्स के ही बढ़िया चीज़ कर लेते हैं लाइफ में। और ऐसा कुछ है नहीं कि मार्क्स ज़रूरी है। मेरे पापा तो मुझसे बोलते नहीं थे मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ। वो तो इनफैक्ट मुझसे ये भी नहीं पूछे थे परसेंटेज कितना आता था। किसी क्लास में पूछते ही नहीं थे रिजल्ट में कि परसेंटेज कितना आ रहा है तुम्हारा। 11th 12th में मेन अपने से खुद से पढ़ना चालू कर दिया था। सो अगर किसी बच्चे का आईआईटी में क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब उसने ड्रॉप तो लिया तब भी क्लियर नहीं हुआ, या कहो कि ट्वेल्थ में उसका क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब बहुत कम मार्क्स आए उसका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसको क्या कुछ कहना चाहोगे कि मतलब उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या कुछ उसको आगे करना चाहिए अपना, क्या फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए उसकी? उसको मतलब देखना चाहिए उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में जाए। हर बार पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर काम थोड़ी ना कर सकते हैं। तुमको जो फील्ड पसंद हो तुम उस फील्ड में घुसो। जैसे कि मेरे कॉलेज में पता है तुमको वैसे भी कि इंजीनियरिंग में जाके भी बहुत लोग दूसरे फील्ड में काम करते हैं। जैसे यूट्यूब भी एक वो है, करियर ही है। मेरे दोस्त मेरे दोस्त बहुत लोग यूट्यूब करते हैं। कंटेंट क्रिएटर भी हैं, साथ में क्लासेस भी मैनेज करते हैं, बाकी सब चीज़ें भी करते ही रहते हैं। वहाँ मेन चीज़ है कि तुमको एक्सप्लोर करना चाहिए कि तुम्हारा किस चीज़ में मन लग रहा है। तो जैसे जिस बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो तो मतलब ये सोच लेता है कि जैसे लाइफ ही खत्म होगी, बिकॉज उसने इतना ज़्यादा अपना टाइम भी दिया होता है इसको। तो उस बच्चे के लिए मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि आगे लाइफ में कैसे वो मतलब आगे बढ़ सकता है अगर आईआईटी में उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी? उसको यही बोलूँगा कि अगर सही में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वो तो किसी भी कॉलेज से कर सकता है। पर अगर उसका सही में इंटरेस्ट नहीं था तो उसको दूसरे फील्ड में जाना चाहिए। अगर उसको पता मैनेजमेंट साइड या फिर किसी और साइड, अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता तो फिर कर ही लेता। वरना अगर इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और फील्ड में जाए, ट्राई करे दूसरा फील्ड, जैसे कि मैनेजमेंट, सीए, कॉमर्स या तो फिर बिजनेस भी अगर कोई हम ऑप्शन ही है। अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो ऑफलाइन कोटा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसमें, कोचिंग इंडस्ट्री में। तो आप हम्म। क्या मतलब कहना चाहेंगे कि ये कोटा कल्चर जो कि है वो टॉक्सिक है या फिर बच्चों को हेल्प कर रहा है ज़्यादा अपना आईआईटी सिलेक्शन और उनका माइंड भी डेवलप करने के लिए? कोटा कोटा मतलब मेनली ऑफलाइन के लिए। तुमको ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारे शहर में भी मिल सकती है। मैंने ऑनलाइन इसलिए लिया क्योंकि मुझको घर ही पे रहना था। घर का मेन खाना का दिक्कत रहता था, तो मैं घर ही पे रुका इसीलिए ताकि खाना बड़े मिले। वहाँ पे खाना का ही दिक्कत होता है। मेरे दोस्त अभी भी बहुत तैयारी कर रहे थे वहाँ पे, तो बताते हैं वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है।
तो और ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है उन लोगों को। कोटा मेनली किस लिए जाते हैं बच्चे वो लोग तो मतलब बस देख रहे हैं कि कोचिंग जेई के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है तब जाके होता है, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि तुमको मेन तो कोचिंग लेना है, बस मेन वही चीज़ पढ़ना है जो आ रहा है एग्जाम में, वो तो तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो कोटा जाना जरूरी नहीं है। कोटा लोग इसीलिए जाते होंगे कि पहले बढ़िया कोचिंग बस सिर्फ वहीं पे मिलती हो। पर अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ऑनलाइन भी मिलती है। तो अब लोग ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, जबकि बहुत सारी कोचिंग कोटा वाली ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो पर पेरेंट्स को लगता है कि कोटा में जाके ही सिलेक्शन होगा, इसीलिए बच्चे ज़्यादातर कोटा जाते हैं। अभी देखे तो जैसे कोटा में है, बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ बच्चे थे जो कि अब स्लाइटली डिक्लाइन में ही जा रहे हैं नंबर, बिकॉज ऑफ द कि हम्म। एजुकेशन में ऑनलाइन हमारे पास बहुत अच्छा मतलब चेंज आया है पीडब्ल्यू में। तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है कि ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, किसी बच्चे को क्या सोच के क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हुए अपना अप्रोच करना चाहिए? ऑनलाइन तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर एस्पेक्ट्स बढ़िया हैं कि तुमको अपने टाइम पे पढ़ने को मन करेगा, मतलब पढ़ सकते हो। और घर पे रह के कहीं भी पढ़ सकते हो, अगर किसी फंक्शन में बाहर जा रहे हो, किसी किसी रीज़न से बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। पर ऑफलाइन का ये फ़ायदा है कि तुमको पीयर प्रेशर पता चलता है कि तुम कंपटीशन तुमको फील होता है कि तुम कंपटीशन दे रहे हो। अगर तुम 4 लोगों के साथ पढ़ोगे तुमको तो, और तुम्हारा दूसरा दोस्त आंसर बता रहे हो तो तुमको लगेगा कि तुम कम पढ़े हो, तो इसी चक्कर में तुम ज़्यादा पढ़ने चालू करोगे कंपटीशन के क्राइटेरिया के लिए। तो दोनों का अलग अलग फ़ायदा है, पर मेनली मैं ऑनलाइन ही प्रीफर करूँगा। सो मतलब एक बच्चा ऑनलाइन भी एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है अगर उस वो एक सही शेड्यूल से अपना हम्म। चले। तो अगर हम अभी देखें हम्म। तो एक आपको आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है, तो एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी ये कोचिंग माफिया करके, जिसके ऊपर मतलब बहुत सारे बैचेस हम्म। भी आए बाद में कि हमारा ऑनलाइन बैच है ये बहुत अच्छा है। और एक कोचिंग माफिया जो इतना टर्म पॉपुलर हुआ था कि कोचिंग में क्या करते हैं, सिर्फ टॉपर्स बच्चों को ही अच्छा पढ़ाते हैं, जो हमारे मतलब एवरेज बच्चे होते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो ये कोचिंग माफिया को कुछ इस इलेबोरेट कीजिए मा कि इस पे क्या है? इस मामले में मैं ज़्यादा जानता नहीं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं देखता था यूट्यूब, जब मैं ऑनलाइन तैयारी करता था ये सब मैं भी देखा करता था। मुझे भी फालतू ही लगता था, मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान देता था। मैं अपना बस जहाँ से पढ़ना पढ़ के निकालो, इस सब पे ध्यान मत दिया करो। एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों का सुन लिया करता था। तो मतलब जो कोचिंग है वो अपना जेन्युइनली केयर करते हैं कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या कुछ बच्चे मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या उनके साथ मतलब कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, या सिर्फ ये आज की डेट में एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया है? इसका क्या है थिंकिंग? वो तो कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड करती है। बहुत कोचिंग चाहती है कि उनके कॉलेज उनके कोचिंग से बच्चे निकले। वो ओवरऑल बहुत सारे बच्चों पे ध्यान देते हैं, कुछ कोचिंग सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान देते हैं। अब तुमको ध्यान से देखना चाहिए, तुमको पहले वहाँ के एलुमनाई से बात करना चाहिए कि वहाँ से पढ़ाई कैसे होती है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। हाँ। तो जैसे कि अभी की बात करें तो हमारे पास मार्केट में ऑनलाइन में भी इतने सारे मतलब ऑप्शन आ गए बच्चे के पास। तो जैसे कि इसी साल की बात करें पीडब्ल्यू है, और उसके बाद हमारे पास इसी साल नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से मिशन जीत और वाइब्रेंट एकेडमी, हर एक मतलब अपना जो बेचते हैं बहुत सारे कोचिंग के, तो दूसरी कोचिंग को डिफेम करके भी अपना मतलब बैच बेचते हैं कि एक बच्चे को जो कि है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि उसको कहाँ पर जाना है। कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ पर अच्छे टीचर नहीं है, वहाँ पर मतलब हर एक टीचर अच्छा नहीं होता, लो लेवल पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल नहीं पढ़ाते। पीडब्ल्यू के ऊपर भी मतलब इतने एलिगेशन लगे इस चीज़ के ऊपर। तो एक बच्चा जो अभी 11th में आया है मैं तो और उसके बोलूँगा सामने कि इतने सारे बैचेस हैं, तो उसको आप क्या करोगे? मैं तो बोलूँगा अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो मतलब तैयारी कर चुका है, उससे बात करो। अगर कोई ऐसा है नहीं, तो मैं तो बोलूँगा कि यूट्यूब पे सर्च कर लो, बात कर लो। और फिर एक ऑप्शन यही है कि तुम बस कोई भी एक कोचिंग ले लो और उसी पे ध्यान दो, बाकी किसी कोचिंग पे ध्यान ही मत दो। इतना कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक कोचिंग पकड़ो और बस उसी से पढ़ते रहो। क्योंकि कोचिंग का ज़्यादा मैटर नहीं करती है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। मेन रहता है कि तुम कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। सो अब इस टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि आप तो अभी रिसेंट ईयर में ही आपने आईआईटी का मतलब अपने आईआईटी में गए हो एग्ज़ाम जेई एग्ज़ाम क्लियर करके।
तो आज की डेट में बच्चों की मतलब क्या बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस हैं और उनको कैसे टैकल करेगा एक बच्चा जो कि अभी सिर्फ 16 to 17 ईयर ओल्ड है? मेन तो यही है, सोशल मीडिया उससे दूर रहो। मैं तो इंस्टा चलाता नहीं था उस टाइम, तो मेनली यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही टाइम थोड़ा टाइम लगाया करता था। क्योंकि तुम सोशल इस टाइम तो सोशल मीडिया से तुम दूर रह नहीं सकते हो। मैं भी थोड़ा चला लिया करता था, पर इतना नहीं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। कैंपस जाने के बाद फिर चलाने लग गए सब सारे सोशल मीडिया ऐप। उसके बाद तो फ्रीडम थी, जितना चलाना है चलाओ। उसमें तो रील एडिक्शन सबको हो ही गया है कैंपस में भी। तो उसके ऑनलाइन पहले की तो नहीं बात होना करें, चाहिए। अगर ऑनलाइन की बात करें तो एक बच्चे के पास सिर्फ एक क्लिक दूर होती है जैसे सोशल मीडिया। और आज के टाइम पे तो जैसे इतना क्लिक बेट भी कर दिया है इस चीज़ को कि एक बच्चा जिसके पास इतने सारे आगे कंटेंट उसको नहीं करता है और क्लास उसको मैनेज करनी होती है, होमवर्क उसको करना होता है और साथ ही में इतने इतने बड़े डिस्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो ऑनलाइन में एक बच्चे इस चीज़ को क्या मतलब क्या कुछ रहेगा, उसके तो एक क्लिक दूर है, एक क्लिक करेगा उसके पास साइड में मूवी खुल जाएगी। तो उसमें क्या आप मतलब करोगे, क्या कुछ कैसे कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ऑब्वियसली यही चीज़ है और कुछ नहीं। तुमको तुम्हारा गोल पता होना चाहिए, तुमको किस चीज़ के लिए टारगेट है, बस। सो अब आप अपनी मतलब प्रिपरेशन के बारे में बता देना। तो आपने ऑनलाइन कोचिंग क्यों ज्वाइन की, अपने आसपास आपने ऑफलाइन को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया अपने टाइम पे जेई की प्रिपरेशन? क्योंकि मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे ऑफलाइन कोचिंग के रिस्पेक्ट में। क्योंकि बहुत बच्चों से सुना था मैंने भी कि ये बढ़िया पढ़ाते। मैंने उनसे उनके फिर यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देखे। जैसे कि कंपटीशन मैंने ज्वाइन किया था ड्रॉप ईयर में, तो उनके पहले मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे कैसा पढ़ा रहे हैं, मुझको अच्छा लगा इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। तो टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे आप जेई प्रिपरेशन के टाइम पे? मेरा कुछ टाइम टेबल नहीं फिक्स रहता था। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने बैठ जाता था। बस उस चैप्टर को पहले ख़त्म करके ही दूसरे चैप्टर पे बढ़ता था मैं, बस। एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट फॉलो करता था। उसके बाद अपना ये बता दीजिए कि क्या मतलब आपने रिसोर्सेज क्या फॉलो किए, क्या बुक्स आपने मतलब बच्चों के पास जैसे ये कंफ्यूजन रहती है कि फिजिक्स में क्या करें, इरोडो, एच सी वर्मा, उसके बाद अपना कुछ करने की जेई की ज़रूरत बुक। नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि बस जो कोचिंग वाले दे रहे हैं वही काफ़ी है, उससे अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चंस रीडो और तुम बाकी बुक से बोलो वो सब तुम्हारी कोचिंग वाले पहले ही दे के रखे हैं मॉड्यूल में। तुम उस मॉड्यूल कर लो, तुम्हारा वैसे ही जेई कंफर्म ही है। तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो। और आपने जैसे कि इस फेज की बात करें तो और फाइनल मंथ्स में आपने क्या ऐसी प्रिपरेशन की कि जिससे आपकी रैंक जो कि जेई मेंस में 20,000 थी उससे आपकी मतलब 7,000 एडवांस में करी, तो इसमें मतलब फाइनल मंथ्स में आपने क्या कुछ किया? मैंने बताया था कि मैंने बस जेई एडवांस के क्वेश्चंस करना ट्राई किए थे, सिर्फ वही करता था। जैसे ही मेरा ड्रॉप ईयर में जेई मेंस 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद मैं पूरा लॉक इन होके डेली बस क्वेश्चंस करता था। एक बार थ्योरी एक बार देख लिया ऊपर से उस चैप्टर की, फिर उसके बाद उसके जेई एडवांस के क्वेश्चन ही करता था जो कोचिंग वाले ने दिया है। 2 महीना यही किया, मेंस आ गया, फिर उसके बाद टेस्ट ही टेस्ट देता रहता था। सिर्फ टेस्ट दिया बाकी के 1 महीने में, लास्ट के 1 महीना। सो जैसे कि अब आज की बात करें तो आज के टाइम पे जो कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भी है इतनी और बच्चे भी हर साल इतने एग्ज़ाम देते हैं, तो हर साल अमाउंट ऑफ इंजीनियर्स जो कि निकल रहे हैं छोटे कॉलेज से बड़े कॉलेज से बढ़ती जा रहे हैं। अब एक जैसे पॉपुलर कोट भी है कि अगर आज की डेट में तो एक पत्थर भी उठा के फेंक के मारोगे तो वो भी किसी ना किसी इंजीनियर के सर पे ही जाके गिरे। तो इतने इंजीनियर्स मार्केट में, क्या मार्केट इतने इंजीनियर्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है और क्या आगे इंजीनियर्स का क्या मतलब फ्यूचर रहने वाला है, क्या एक हम स्कोप रहता है इंजीनियर के लिए? तो इंजीनियर के बारे में कुछ कहिए। मतलब इसके बारे में तो मैं खुद नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद अभी इंजीनियर बना नहीं हूँ। मार्केट जॉब तो सही में खराब ही चल रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो कोई भी कर लेगा, पर बढ़िया इंजीनियर हर को नहीं बन सकता है। और मेनली सब बोल रहे हैं एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, ऐसा तो मैं देख नहीं रहा हूँ। मैंने जितने एलुमनाई से बात किया है जो इंजीनियरिंग फील्ड में है अभी, वो तो बोल रहे कि अभी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है इतने इंजीनियर्स को?
जैसे कि हर साल जॉब्स की में भी इतना डिक्लाइन आता है। ये तो नहीं हो सकता है कि सारे इंजीनियर हायर हो जाए, क्योंकि सब उतने कैपेबल नहीं है कि सारी कंपनी मतलब कोई भी कंपनी उनको ले ले। उसके लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन कि क्या मतलब एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए आईआईटी से पास आउट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही मिथ है कि अगर उनका आईआईटी से होगा तभी आगे मतलब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और अपना लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांस होंगे। तो बट ये आप बताइए कि आईआईटी से पास आउट होना इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा इंजीनियर अपनी लाइफ में सक्सीड करें। मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि सक्सेसफुल तुम कैसे डिफाइन करते हो। हम लोग जैसे कि हम लोग आईआईटी से हम लोग अगर डीएस से हम लोग को कोडिंग के लिए पढ़ना रहता है तो हम लोग स्ट्राइवर पढ़ते हैं, स्ट्राइवर को फॉलो करते हैं। और स्ट्राइवर जबकि खुद नॉन आईआईटीएन है, अब हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो खुद बता रहा है कि मतलब सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटी ज़रूरत नहीं है। बट आज की डेट में तो यही मतलब रह गया है कि अगर एक आईआईटीएन है तो उसको कहीं ना कहीं एक ज़्यादा उससे दिखने लगता है, और उसमें भी आईआईटी में भी बच्चे को यही रहता है कि आईआईटी में जाके सक्सेसफुल बनेगा। वो आईआईटी में भी, क्योंकि आईआईटी में तुमको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलती है, मतलब फर्स्ट पैकेज हमेशा बाकियों से हायर रहता है। इससे सबको लगता है कि तुम आईआईटी में जाओगे तो तुम्हारा बढ़िया ही होगा, जबकि होता भी है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं होता है, पर बाकी आईआईटी में जाने के बाद जब तुम कंपनी में जाते हो तो मेरे सीनियर्स ने बताया है कि अगर वहाँ पे तुम काम नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे। वहाँ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता तुम आईआईटी से हो या एनआईटी से हो। वहाँ पे तुम अगर काम करोगे तब रहोगे, अगर नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा। तो आईआईटी बस तुमको बढ़िया जॉब पैकेज, इनिशियल जॉब पैकेज दिलाने में फ़ायदा देता है, और भी बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में मदद मिलती है। जैसे एलुमनाई नेटवर्क बहुत बढ़िया रहता है। स्टार्टअप्स का क्या सीन है आईआईटीज में? स्टार्टअप्स वहाँ पे बहुत लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं। फंडिंग भी मिल जाती है बहुतों को, क्योंकि ऑन कैंपस भी मतलब कंपनीज आते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी है कैंपस में। ई सेल एक सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है। सो अगर हमें आईआईटी से जैसे स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना है तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा आईआईटी में एंटर करता है और उसने सोच रखा है कि उसको एक अपना बिजनेस, अपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, तो क्या कुछ उसे आगे मतलब करना चाहिए उसके बारे में बताना। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है। नहीं, आपने एक्सप्लोर किया है वहाँ पर कि क्या आपको मतलब कैसे फंडिंग मिलती है, कैसे स्टार्टअप में आपको आईआईटी में हेल्प मिलती है? स्टार्टअप आइडिया तुमको प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। वहाँ पे कंपनी इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके सामने पिच करना रहता है। अगर उनको बढ़िया लगता है तो वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। अगर उनको नहीं बढ़िया लगता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। मेनली तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुमको उनके सामने पिच करने की, ये फ़ायदा मिलता है। तो फंडिंग बेसिकली रेज करना इजी होता है। ईजी होता है। अब हम इस पॉडकास्ट के बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड। तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देने पड़ेंगे बेसिकली, जो मैं आपके साथ क्वेश्चन आस्क करूँगा। तो एक बार में आप मतलब ठीक है। ऑनेस्टली उसका आंसर करें। तो सबसे पहले आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या था अपने जे प्रिपरेशन के टाइम पे? मैथ्स। मैथ्स। फेवरेट फिजिक्स चैप्टर क्या था? काइनेमेटिक्स। और मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट क्या था आपके जे प्रिपरेशन में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आप पहले मतलब जल्दी उठ के पढ़ते थे या फिर नाइट आउट थे? मेनली जल्दी उठ के ही पड़ता था। और फेवरेट टीचर कौन था आपका? मोहित त्यागी सर। तो क्रेजिएस्ट मोमेंट क्या थी आपकी आईआईटी खड़गपुर में, कोई भी एक मेमोरी जो आप अपने यहाँ डिस्कस करना चाहिए? बर्थडे। आईआईटीज में बर्थडे का क्या सीन रहता है? बर्थडे के बारे में मतलब बहुत सारे लोगों को जानना है। आईआईटीज में मतलब तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे दोस्त अच्छे से एक प्रोसीजर होता है जीपीएल, उससे उस तरीके से मनाते हैं वहाँ पे। जो जो तुम लोग को बाद में पता चलेगा अगर तुम लोग वहाँ पे जाते हो। तो हाँ। कोई एक वर्स्ट थिंग जो आपको लगती है कि आईआईटी खड़गपुर में कि ये नहीं होनी चाहिए थी या फिर ये मिसिंग है आईआईटी खड़गपुर में?
हाँ, बढ़िया शहर। आईआईटी के खड़गपुर इतना डेवलप नहीं है, टायर 3 में ही आता है। कोई टॉप किया मतलब डेवलप्ड एरिया नहीं है जितना मुंबई दिल्ली है। हाँ और किया है, तभी बता रहा है। बॉम्बे और मतलब दिल्ली में ज़्यादा चांसेस मिलते हैं एक्सपोजर। वो बढ़िया शहर से है। कानपुर से भी, मतलब कानपुर भी बढ़िया ही है, कानपुर बनारस, पर इतना खड़गपुर नहीं है डेवलप। सर ये पॉडकास्ट कोई एक क्लास टेंथ का बच्चा या कोई एक बच्चा जिसने क्लास टेंथ के एग्ज़ाम्स अभी भी दिए हैं, तो क्या मतलब आप उसको हम्म। कहोगे कि उसको आईआईटी की रेस में, नीट की रेस में कब जाना चाहिए और कब नहीं उसको जाना चाहिए, मतलब उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी? देखो, तुमको अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है तो तुमको जेई नीट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर तुमको बढ़िया एजुकेशन चाहिए इंजीनियरिंग और नीट में, तो तुम इंजीनियरिंग और मेडिकल में, तो तुमको आईआईटी, बिट्स, एनआईटीज, यही सब ऑप्शन है, क्योंकि बाकी कॉलेजेस तो इतना बढ़िया नहीं है यहाँ पे। तो जेई नीट देना तो पड़ता ही है, पर ये नहीं कि बस आईआईटी है, क्योंकि बहुत ऑप्शन है, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी भी अच्छे होते हैं। सो और कुछ एंड में अगर आपको एडवाइस देनी हो आगे आने वाले जेई एस्पिरेंट्स की, तो वो आप दे सकते हैं, क्या कुछ एक बात एडवाइस में रहेगी? बस यही दूंगा कि फ्रीली होके पेपर दिया करो, इतना भी स्ट्रेस मत लिया करो पढ़ाई का, जो होना होगा वो होके रहेगा। ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आईआईटी खड़गपुर से हमारे लिए कांटेक्ट किया, तो थैंक्स आपका इस पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट आने के लिए। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा आईआईटीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और क्या वहाँ की रियलिटी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी आगे कंटेंट को देखने के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट आपको किस आईआईटी से आपको पॉडकास्ट चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज एनआर इनसाइट्स इनसाइड जेई माइंड्स।